Hello students, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our संस्कृत वन शॉट वीडियो लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे कि संस्कृत का जो पेपर 2 का जो सिलेबस वगैरह होना है पूरा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। पेपर 1 का जो है संस्कृत का उसका वन शॉट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके तुम लोग पेपर 1 का वन शॉट वीडियो लेक्चर है, 45 मिनट का है, शॉर्ट में है, सारी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एग्जाम्पल्स तुम लोग बुक में देख लेना, अच्छे से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में 2 पोर्शन होने वाले हैं। एक आयुर्वेद इतिहास का पोर्शन होने वाला है जिससे 20 मार्क्स के एमसीक्यू बनने वाले हैं, और एक नॉर्मल जो रिटन है 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। तो आयुर्वेद इतिहास जो है वो मैं लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में मैं पूरा जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें करा दूंगा। और अभी देख लेते हैं कि मेन कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, निरुक्ति एवं पर्याय पदानी से तुम लोग के ये जो लिखा हुआ है, निरुक्ति एवं पर्याय पदानी से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। फिर परिभाषा पदानी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। फिर अन्वय लेखन है, अन्वय लेखन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा अन्वय लेखन से 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के। फिर पंचतंत्र की कहानी है, उससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और लास्ट में आयुर्वेद इतिहास है तो उससे 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बनने हैं तुम लोग के। तो काफी इजी पेपर होने वाला है। अगर पेपर 1 खराब भी गया है तो भी तुम लोग चाहो तो पेपर 2 में काफी अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। और इसमें तुम लोग को फायदा मिलेगा, अगर तुम लोग की संहिता वगैरह पे अच्छे से कमांड है तो काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे और एग्जाम टाइम में लिख पाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर यहाँ पे भी तुम लोग ये सारी चीजें, परिभाषा वगैरह, निरुक्ति, पर्याय पढ़ लेते हो तो संहिता के पेपर में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो वन शॉट में पूरा मैं सिलेबस खत्म करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निरुक्ति एवं पर्याय पदानी कुछ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेन जितने भी आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसकी निरुक्ति एवं पर्याय पूछेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ देगा, जो इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के हिसाब से उसी की निरुक्ति एवं पर्याय पूछेगा। तो देखो, जितने भी पॉसिबल है क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो एक बार रिवाइज कर लो खटा खटा की कौन कौन सी चीजों की निरुक्ति क्या क्या है, पर्याय क्या क्या है। तो सबसे पहले आयु। तो आयु का क्या परिभाषा बताया गया है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवतम नित्यक्ष अनुबंध च पर्याय आयु उच्यते। तो निरुक्ति जो है वो आयु रीति एति ईडगतो एतेरिच इत्युषु, ये सारी चीजें हैं। और पर्याय क्या है, नित्यक्ष अनुबंध च पर्याय आयु उच्यते। संयोगो धारी जीवित नित्यक और अनुबंध, धारी जीवित नित्यक और अनुबंध, ये पर्याय बताया गया है। फिर सेकंड है शरीर आ जाता है। तो शरीर की क्या निरुक्ति बताई गई है, श्री प्लस ईरन, यानी कि सीरियते इति शरीरम। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन कम होगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, यानी कि एजिंग होगी जिसकी, वही शरीर है। तो देखो कितना बढ़िया बताया गया है, सीरियते इति शरीरम, यानी कि फॉर्मेशन कम होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, और जिससे एजिंग होती है, और जिसमें एजिंग होती है वही तो शरीर है। सही बात है भाई। फिर पर्याय क्या क्या बताया गया है, तो देखो इंपॉर्टेंट पर्याय जो है मैंने मार्क्स कर दिए हैं। शरीर हो गया, देह हो गया, काय, कलेवर, अव्यय, स्थान, तनु। तनु देखो, एक में बड़ी ऊ की मात्रा है और एक में छोटी ऊ की मात्रा है। तनु तनु दोनों शरीर के ही पर्याय है। क्षेत्र, गात्र, मूर्ति। फिर आ जाते हैं मन पे। तो मन को देख लो, मन की निरुक्ति क्या है, बुद्ध्यते अन्य नीति मना, यानी जिसके द्वारा बोध हो, बुद्ध्यते अन्य नीति मना, जिसके द्वारा बोध हो कि हम लोग हैं क्या, हम लोग की चेतना वगैरह क्या है, चित्त क्या है, ये सारी चीजें जो है वो मन के अंतर्गत आती है। ये निरुक्ति हो गई, मन प्लस असून। पर्याय जो है वो चित्तम, चित्त, हृदय, चेता, हित, मानस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि में क्या है, अग्नि की निरुक्ति है अगिगतो। फिर पर्याय क्या है, वैश्वार, वही, वती, होत्र, ज्वलन, जात, वेत, बरही, दहन, पावक, अनल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है पर्याय है। फिर जल की निरुक्ति हो गई, तो जल घाटने, जल, तिथि, जलम। पर्याय क्या है, पानी, आप, किलाल, नीर, जल, अमृत, वारुण, तोय, वारु, अम्बु, अभ्य, उदक। फिर वात की निरुक्ति क्या है, वा प्लस कत, वा में कत धातु जो है वो जुड़ गया है प्रत्यय। तो वा गति गंधया इति वत प्रत्यय। ये तुम लोग क्या है कि क्रिया शारीर में भी पढ़ते होगे, उसमें भी है, रचना शारीर में भी इसका वर्णन है वात का। तो निरुक्ति तुम लोग को वात, पित्त, कफ की तो याद ही होनी चाहिए। तो पर्याय क्या क्या मेन है, मारुत हो गया, अनिल हो गया, पवन हो गया। बाकी और भी है, समीरण हो गया, समीर हो गया, पवमान हो गया, नभस्वान हो गया। ये सारे वात के पर्याय हो गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पित्त। पित्त की क्या है, तप संतापे, तप्ति इति पित्तम। फिर पर्याय क्या है, तेजोमय, तिक्ति, सिखी, वैश्वानर, अनल, ज्वर, पक्ता, त्रिषा करता। यानी पित्त मतलब क्या होता है, उष्ण होता है। तो उष्ण से रिलेटेड कौन कौन से पर्याय हो सकते हैं, अनल हो गया, ज्वर हो गया, पक्ता हो गया, तेजोमय हो गया, तिक्त हो गया। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लो पर्याय। एटलीस्ट कम से कम चार चार पांच पर्याय तो याद हो ही जाने चाहिए। कफ, कफ का क्या है कि
श्लिष्यते अने अनेनति श्लेष्मा। फिर पर्याय क्या है कफ का, तो मेनली देखो श्लेष्मा हर जगह तुम लोग देखते होगे आता होगा, तो श्लेष्मा तो है, साथ ही साथ बला, सतत, बलवा, समृद्ध, सोमयोनि, अनिर्वाण। तो ये तो पार्ट वन था जिसमें तुम लोग को आयु वगैरह से रिलेटेड तुम लोग को पता चल गया जल क्या होता है, फिर वात पित्त कफ क्या होता है इनके बारे में। अब सेकंड पार्ट इस चैप्टर का देखो, सेकंड निरुक्ति और पर्याय। तो देखो इसको तीन भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेनली धातुओं से रिलेटेड आएंगे। तो देखो रस में क्या है, ये पार्ट टू है, इसमें धातु और इंद्रिय आएंगे, ठीक है पार्ट टू में। तो देखो रस से स्टार्ट करते हैं। रस का क्या बताया गया है, रस धन अच और रसगत धातु निरुक्ति होगी, और पर्याय जो है अन्न संभव हो गया, रक्त धातु करता हो गया। इसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो शरीर को धारण करते हैं वही तो धातु होते हैं, और ये सारे कर्म हो गया, प्रीणम, जीवनम, लेपो, स्नेहो, धारण, पूर्ण और गर्भोत्पादन। तो ये रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि के कर्म हो गए। तो ये क्रिया शारीर वगैरह में भी पढ़ते हो तुम लोग। रक्त के बारे में देख लो, तो रक्त की निरुक्ति क्या है, रज प्लस कत्त, यानी रजति रज्यते वा इति रक्तम। ये रक्त की निरुक्ति होगी। पर्याय मेन कौन से है, तो शोणित हो गया, रुधिर हो गया, लाल रंग हो गया, कुमकुम हो गया। मांस की निरुक्ति देख लेते हैं, मिस स्पर्धायाम भेषती वा मिशु सेचने। पर्याय कौन कौन सा है, शोणित संभव हो गया, एक राक्षस भोजन याद कर लेना, और पलल और तरस भी याद कर सकते हो। मेद के बारे में देख लो, मेद की निरुक्ति क्या बताई गई है, तो मेद मिद असुन, और उसके साथ साथ क्या पर्याय क्या बताया गया, मांससार शुभ्र मांसज। अस्थि की निरुक्ति देख लो, अस्धन थिन, पर्याय क्या क्या बताया गया, हड्ड बलकर, संधान, देह धारण, मांस लिप्त। मज्जा की निरुक्ति क्या बताई गई है, मजदन अचताप, और पर्याय क्या बताया गया, अस्थिसार, बीज हो गया, रेत हो गया, अस्थि संभव हो गया, अस्थि मज्जा। उसके बाद से शुक्र आ जाता है, तो शुक्र की निरुक्ति क्या बताई गई है, सोचतेन सोचयति व शुक्रम। पर्याय क्या क्या बताया गया है, शुक्र, तेज, बल, पुंसत्व, पौरुष, रेत, वीर्य, सप्त धातुज। इंद्रिय की निरुक्ति क्या बताई गई है, इंद्रधन, घन, यानी कि इंद्रस्यात्मनो लिंगम। पर्याय में क्या क्या है, ऋषिकम, विदाई, इंद्रिय। स्रोत देख लेंगे, स्रोत की निरुक्ति क्या बताई गई है, श्रुधन स्ट्रिंग, यानी कि सूर्यते अनेन इति, या श्रु श्रवरे। फिर पर्याय में है कर्ण हो गया, मेन तो कर्ण ही हो गया, साथ ही शब्द ग्रह, स्रोत, श्रुति, श्रवण, श्रव। चक्षु की निरुक्ति देख लेते हैं, चक्षिंदन उस, चक्षते अनेन एति वा। फिर पर्याय क्या है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, दृष्टि। रसना की निरुक्ति देख लो, रस हो गया, ल्यूत हो गया, रसयति, रस आस्वादने। पर्याय हो गया रसज्ञा, रसना, जिह्वा। घ्राण में क्या बताया गया है, घ्राण की निरुक्ति है घ्रायत वे अनेति घ्राणम। पर्याय में बताया गया है गंधवाह, घोड़ा, फिर नासा, नासिका और घ्राण। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसमें क्या हो गया, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, यानी कि जितनी भी धातु हो गई, और उसके साथ साथ इंद्रिया कंप्लीट हो गई। तो देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, अब थर्ड पार्ट पे पहुंच जाते हैं। इसमें मेनली बुद्धि वगैरह से रिलेटेड डी, धृति, स्मृति आदि के बारे में हम लोग को देखना है। तो देखो धी, धृति, स्मृति पूछ सकता है, इसमें डिफरेंस वगैरह टाइप का पूछ सकता है निरुक्ति पर्याय के साथ। तो देखो धी क्या है, तुम लोग की निश्चयात्मक बुद्धि है, यानी किसी चीज को हम लोग समझते हैं वो धी की वजह से ही समझते हैं। निरुक्ति क्या है, ध्या प्लस क्विप। पर्याय है इसका बुद्धि हो गया, धी हो गया, प्रज्ञा हो गया, मति हो गया, प्रेक्षा, उपलब्धि, संवित, ज्ञाप्ति, चेतना। फिर धृति है, धृति धारणात्मक बुद्धि होती है, यानी ये निश्चयात्मक बुद्धि होती है। धी की वजह से ही हम लोग किसी चीजों को समझते हैं, लेकिन धृति की वजह से हम उस चीजों को याद करते हैं, उस चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में, अपने माइंड में धारण करके याद रख सकते हैं धृति की वजह से। निरुक्ति देख लो, ध्री प्लस 3। पर्याय क्या है, धारण, धैर्य, पुष्टि, ठीक है। और स्मृति देखो, स्मृति क्या है, स्मरणात्मक बुद्धि, यानी किसी चीजों को रिकॉल करना। अब जैसे हम चीजों को समझ लिए, कोई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर तुम लोग पढ़ रहे हो, इसको समझ लिए, तो ये समझना धी की वजह से होता है, धी यानी कि समझना। धृति यानी धारणात्मक बुद्धि, अगर इस चीज को याद कर रहे हो तो ये धृति की वजह से होता है। धृति यानी कि चीजों को याद करना। स्मृति यानी कि चीजों को रिकॉल करना, यानी कि अगर 6 महीने बाद अगर तुमसे ये कोई पूछे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन स्मृति की वजह से तुम उस चीजों को लंबे समय तक स्मरण कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। निरुक्ति क्या है, स्मृति प्लस 3। और पर्याय जो है चिंता, स्मृति, आध्यान, उत्कंठा। फिर बुद्धि देख लो, बुद्धि क्या है, बुद्धि भी धी ही है एक तरीके से, बुद्ध धन की 3। धी के ही पर्याय है बुद्धि भी, बुद्धि, मनीषा, धीरा, धी और चेतना।
मति जो है, मति भी मन प्लस की, मन प्लस 3। उसके बाद से पर्याय भी, ये भी धी का ही है, तो धी का जो भी पर्याय होगा वो इसमें भी लिख सकते हो। प्रज्ञा, प्रज्ञा को बुद्धि से रिलेट किया गया है, और बुद्धि जो है वही सेम पर्याय वगैरह, उसमें भी धी हो गया, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, ज्ञापी, चेतना आदि लिख सकते हो। और इसकी निरुक्ति है प्रज्ञा प्लस अताप। फिर आ जाता है तुम्हारा मूत्रपुरी स्वेद के बारे में, थर्ड पार्ट में ही है। तो मूत्रपुरी स्वेद में क्या है, निरुक्ति है मूत्र्यत इति मूत्रम। पर्याय जो है प्रस्वाव, उच्चार, प्रवाह, श्रवण, प्रस्वेद। पूरी इसकी निरुक्ति जो है प्री प्लस ईशन। पर्याय जो है उच्चार, सकृत, पुरुषम, गुथम, विथा, विट। स्वेद की निरुक्ति है स्विद प्लस गन। पर्याय जो है गर्म, निदाग, प्रलय, नष्ट, चेष्टा, चेष्टता। फिर आत्मा के बारे में है, आत्मा का क्या है, अत धन मनी। निरुक्ति हो गई, पर्याय जो हो गया क्षेत्रक हो गया, आत्मा, पुरुष, बुद्धि, ब्रह्म, शरीर। रोग के बारे में है, रोग की निरुक्ति जो होती है रुज प्लस घ, यानी रोजन वेती रोग। पर्याय जो है रुक, रुजा, व्याधि, रोग, क्षय। फटाक फटाक रिवीजन करते जाओ तुरंत। फिर निदान, लास्ट पार्ट है निदान। निदान मतलब क्या होता है कि रोगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, यानी कि जो भी मूल, जैसे अगर हम लोग आहार विहार जो है सही से नहीं कर रहे हैं, खाने में कुछ गड़बड़ खा रहे हैं, तो वो खाना, अगर खाने में गड़बड़ खा रहे हैं तो अगर जो बाद में हमें कोई बीमारी होती है, तो जो हम खाना गड़बड़ खाए हैं वही मेरा निदान हो गया, यानी कि उसी निदान की वजह से ही रोगों की उत्पत्ति हुई है। तो जो रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है, चाहे वो बेकार आहार हो, चाहे वो खराब विहार हो, चाहे अपने शरीर पे ध्यान न देना हो, तो खुद की गलती की वजह से, तो वो सारी चीजें रोगों की उत्पत्ति का कारण बनती है, उन्हें ही निदान कहते हैं। निरुक्ति है निडोल्यूट निदानम त्वादि कारणम। पर्याय जो है अवसान, रोग निर्णय, आदि कारण, कारण मात्र, कारण समूह, रोग और शुद्धि। तो देखो निदान क्या होता है कि कारण समूह, यानी कि कारण क्या है रोगों का, तो जो रोगों का मूल कारण होता है वही निदान होता है। रोगी का देख लो, रोगी तो पता ही है, नकरांत पुलिंग, शब्द रुज धातु। निरुक्ति होगी, पर्याय में व्याधित, विकृत, ग्लान, मंद, आदुर, आमवाची। भेषज चिकित्सा, यानी कि जो रोगों के भय को खत्म कर दे वही है भेषज चिकित्सा। तो निरुक्ति में क्या है, भेषम रोग में मयम जायती। और पर्याय क्या है, औषध हो गया, दवा हो गया, दवाई, औषधि, व्याधि है, पथ्य, औषध, यानी कि जो रोगों के भय को खत्म कर दे वही भेषज चिकित्सा है। मेनली औषधि वगैरह आते हैं इनके अंतर्गत। चलो पार्ट 1 खत्म हो गया, 15 मार्क्स का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है परिभाषा पदानी। तो परिभाषा पदानी में कौन कौन सी चीजों के परिभाषा के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो चलो आयुर्वेद से स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद का क्या मूल श्लोक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम मांचत यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो आयुर्वेद के बारे में ये बताया गया है कि जिस शास्त्र में हित, अहित, सुख, दुख 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, तथा किस तरह का आहार हितकर या अहितकर है इसका वर्णन है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आयु कामे माने न धर्मा सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमात्रा, यानी कि आयु, कोई भी व्यक्ति जो लंबी आयु की कामना करता है, सुख, धर्म धर्म अर्थ और सुख आदि की कामना करता है, तो उन्हें जो भी आयुर्वेद के उपदेश है उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करता है, वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। तो ये आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। पंच महाभूतानी के बारे में देख लेते हैं। तो पंच महाभूत पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 पंच महाभूत है। और इनके भी जो पंच महाभूत से उत्पत्ति किसकी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यानी कि शब्द जो है आकाश से, स्पर्श वायु से रिलेट करता है, रूप अग्नि से रिलेट करता है, रस जो है जल से रिलेट करता है, और गंध जो है पृथ्वी से रिलेट करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे याद कर लो। साथ ही शरीर संयोग वाही होता है, सप्त धातु 3 दोष व मलों के साम्यावस्था रहने पर ही गति करता है। फिर त्रिगुणम के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिगुणम क्या है, 3 प्रकार के मानस एवं स्वभाव वाले पुरुषों का वर्णन किया गया है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज एवं तम। और व्यक्ति कैसा हो सकता है जो इनको फॉलो करता है, सत्व जिसके अंदर रहता है वो सतोगुण व्यक्ति होता है, रज जिसके अंदर विद्यमान रहता है रजोगुण होता है, तम मतलब तम गुण विद्यमान रहता है, वो तमोगुणी व्यक्ति रहता है। तो सतोगुणी वाला सत्य से परिपक्व होगा, हमेशा अच्छा सोचता होगा। रज वाले का दिमाग थोड़ा चंचल होगा, बहुत तेज चलता होगा। और तमोगुणी यानी कि बैठा ही रहेगा, कुछ काम धंधा नहीं करेगा, हमेशा आलस वगैरह उसके अंदर आते रहेंगे, तो ये तमोगुणी के अंदर आता है। तो ये त्रिगुण बताए गए हैं। फिर दोष क्या है, दोष यानी कि जो दूषित करते हैं, मन को, शरीर को दूषित करते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ जो होता है वो प्राकृतिक अवस्था में अगर नॉर्मल लेवल पे है, साम्य अवस्था में है, रोग अस्तु दोष वही सम्यम दो साम्यम आरोग्यता, ये श्लोक पढ़ा होगा, इसके अंतर्गत ही आता है। तो यानी कि अगर वात, पित्त, कफ बैलेंस है, प्राकृतिक अवस्था में है, तो वो शरीर को धारण करते हैं, शरीर
शरीर के लिए फायदा करते हैं, लेकिन अगर विकृत अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो गए हैं, तो वो शरीर का नाश कर देते हैं। फिर मल के बारे में क्या बताया गया है? मल मेनली देखो तीन टाइप का बताया गया है मूत्र पूरी श्वेत के बारे में, और इनकी निरुक्ति वगैरह क्या है? मलिनी करणात मला। फिर उसके बाद से तात्पर्य क्या है? शरीर को निर्मल एवं शोधित करे उसे मल कहते हैं। यानी कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो शरीर से निश्चित समय अवधि के साथ साथ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं, जिससे हम लोग की बॉडी स्वस्थ बनी रहती है और शरीर को शोधित कर देती है। जितनी भी अशुद्धियां होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर दुष्यम की बात कर लेते हैं। दुष्यम यानी कि जो दूषित होते हैं। धारणा धातवा, तो धारणा धातु यानी कि इसमें मेन धातु के बारे में बताया गया है। तो धातु को ही दूसरे कहते हैं, दूसरे को ही धातु कहते हैं। तो जो हम लोग सप्त धातुएं पढ़ते हैं ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, यही दूसरे है। साथ ही वात पित्त कफ जो होता है वो दोष होता है। तो वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने से जो भी दूसरे होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही कहे जाते हैं। फिर संसर्ग और सन्निपात आ गया। तो संसर्ग क्या होता है? अगर कोई भी दो दोष एक साथ अगर में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो उन्हें संसर्ग कहते हैं। और सन्निपात की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें कोई भी तीन दोष एक साथ बढ़ या घट रहे हैं, तो तीन दोषों का समागम हो रहा है किसी भी डिजीज में, तो सन्निपात कहलाती है। और अगर कोई भी दो दोष का समागम हो रहा है कोई भी डिजीज में, तो उसे संसर्ग के अंतर्गत कहते हैं। तो वो श्लोक था ना अष्टांग हृदय में, संसर्ग सन्निपात द्वित्री छह कोप्ता। तो देखो यहाँ पे कोट भी किया गया संसर्ग और सन्निपात के बारे में। देखो मेन अष्टांग हृदय है, तुम लोग की संहिता अगर तैयार है तो ये सारी चीजें आसानी से तुम लोग समझ पा रहे होगे। और अगर यहाँ पे पढ़ लेते हो, मैं इसलिए पूरा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, तो तुम लोग का इसमें संहिता का जब पेपर होगा उसमें भी बहुत सारे फायदा मिलेगा। तो देखो ये काफी अच्छी चीज हो गई क्योंकि दोनों जगह पे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द्रव्य में ध्रुवगतो धातु से यद प्रत्यय करने पर द्रव्य बनता है, अर्थात वह पदार्थ जो परिणाम को प्राप्त होता है, संयोग विभाग को प्राप्त होता है, द्रव्य कहलाता है। नित्य भाव पदार्थ है, क्रिया एवं गुण का आधार हो गया। ऐसे तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो द्रव्य गुण कर्म मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ऐसे लिखेंगे, द्रव्य क्या होता है हमें ये पता करना है। तो द्रव्य बराबर गुण प्लस कर्म। तो ऐसे मैं इसको वो करता हूँ, फॉर्मूला दे देता हूँ। तो चलो तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, द्रव्य बराबर गुण प्लस कर्म। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, द्रव्य यानी कि कोई भी औषधि ले लो या कोई भी सब्सटेंस ले लो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो जो सब्सटेंस हो गया जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो चीज द्रव्य कहलाती है। तब द्रव्य के अंदर गुण एवं कर्म होता है। यानी कि अगर हम कोई औषधि का एग्जाम्पल लेते हैं, तो औषधि को द्रव्य मान ले, तो औषधि अगर द्रव्य हो गई तो उसके अंदर क्या होगा? गुण होगा। कुछ ना कुछ गुण होगा कि भाई ये डिजीज को ठीक करती है, इसमें सहायक होती है। साथ ही उसके कर्म होंगे कुछ, कि कौन कौन से काम में कौन कौन सा काम करती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो द्रव्य जो होता है हमेशा गुण उसमें समवायी होता है एवं कर्म उसमें समवायी होता है। तो एक बार देख लो क्या होता है, जिसके द्वारा लोग द्रव्य को की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। यानी कि कोई भी औषधि के अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा तभी तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो ये गुण की बात हो गई। फिर कर्म की बात देख लेते हैं। तो कर्म क्रियते इति कर्म, यानी कि धातु में मानी प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द बनता है, और उसके साथ साथ द्रव्य के आश्रित रहना, तो ये भी द्रव्य में आश्रित रहता है। तो कुछ ना कुछ काम करेगा, इफेक्टिवनेस उसकी कितनी है, तभी तो कोई मेडिसिन वगैरह कोई लेगा। तो द्रव्य बराबर गुण पर प्लस कर्म। द्रव्य में गुण एवं कर्म जो होता है वो समवायी होता है। फिर सामान्य विशेष के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सामान्य के बारे में क्या बताया गया? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो समस्त भावों का सभी कालों में वृद्धि का कारण जो होता है वो सामान्य होता है। यानी कि कोई भी चीज हम लोग की बॉडी में घट गई है, जैसे वात पित्त कफ हो गया, तो वात अगर हम लोग की बॉडी में घट गया है तो अब उसको बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाएगा कौन? सामान्य की वजह से ही बढ़ेगा। क्योंकि सामान्य मतलब किसी भी चीज की वृद्धि कराना, तो वो सामान्य के अंतर्गत आता है। उसमें भी क्या क्या श्लोक दिए गए हैं? सामान्य एकत्व करम तुल्यार्थता ही सामान्यम। फिर विशेष के बारे में क्या बताया गया है कि हास्य हेतु विशेष अच्छ, यानी विशेष जो होता है किसी भी चीज को कम कराता है। जैसे अगर मेरी मांस धातु बढ़ गई है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो मोटा हो गया है, तो अब उसकी मांस का क्षय करवाना है, तो क्षय किस किस वजह से होगा? विशेष की वजह से होगा। तो सामान्य जो है वो वृद्धि करा रहा था, विशेष जो है वो हास्य यानी कि कमी कराएगा।
तो विशेष पदार्थ हास्य का कारक होता है। उसके साथ साथ श्लोक है ये, विशेषस्तु पृथक दुकृत विशेषस्तु विपर्यय, ये भी याद कर लेना। फिर गुरु के बारे में, गुरु क्या होता है, तो गुरु जो गुरु पाक हो, शरीर में गौरव उत्पन्न करे, वही गुरु कहलाता है। यानी कि कोई भी हैवीनेस, ऐसा फूड सब्सटेंस या ऐसी औषधि जो बॉडी में हैवीनेस उत्पन्न करे, कुछ भी काम धंधे करने का मन नहीं करे, लेजीनेस उत्पन्न करे, तो ऐसी चीजें गुरु कहलाती हैं। और ये भी क्या होती है, वातहर होती हैं तथा कफवर्धक होती हैं। लघु क्या होता है, लघु यानी कि जिसका लघु पाक होता है, यानी शरीर में लघुता उत्पन्न करता है, लघु कहलाता है। ये क्या होता है, कफ को घटाएगा, कफ को कम करेगा तथा वात को बढ़ाएगा, वात वर्धक होता है, तथा धातुओं को भी घटाता है, यानी धातु का भी क्षय करेगा, और व्यक्ति को, शरीर को कृश एवं दुबला बनाता है, लघु के अंतर्गत आता है। फिर प्रकृति की बात कर लें तो प्रकृति किसको बताया गया है, तो आठ 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 टाइप का प्रकृति बताया गया। तो इसमें पंच महाभूत हो जाते हैं, प्लस मन बुद्धि और अहंकार आ जाता है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी एवं मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को जोड़ के अष्ट प्रकृति बताया गया है। तो प्रकृति तो देख लिया, विकृति देख लो, विकृति क्या होता है, तो बुद्धि इंद्रिया एवं मन तथा शरीर का यथावत कार्य नहीं करना, अनेक प्रकार के परिवर्तनों का दोष दूष से समूर्छनावात शरीर में उत्पन्न होना विकार कहलाता है। यानी कि अगर ये सारी चीजें अच्छे से काम नहीं कर रही है, बुद्धि इंद्रिय मन हो गया, इनका इनका जो शरीर से जो भी वात पित्त कफ वगैरह इम्बैलेंस हो गए, तो अगर ये सारी चीजें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो ये विकार या विकृति कहलाती है। फिर संचय प्रकोप और प्रसर अवस्था देख लो। तो चय यानी कि संचय, इसको संचय भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, किसी भी चीज की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम लोग दोषवर्धक निदानों का सेवन लगातार करते रह रहे हैं तो अपने प्राकृतिक स्थानों पर वृद्धि होकर संचय कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग लगातार कफज आहार विहार कर रहे हैं तो धीरे धीरे कफ बॉडी में बढ़ता रहेगा और उसका संचय होने लगेगा। तो अगर कफ की वृद्धि हो गई है लगातार कफज आहार विहार सेवन करने से, तो ऐसी अवस्था संचय अवस्था कहलाती है। इसी तरह वात को भी ले सकते हैं। अगर वात वर्धक निदानों का लगातार सेवन करने लगे तो शरीर में वात वृद्धि हो जाएगी, तो बॉडी में वात का संचय होने लगेगा। तो इसमें वृद्धि होती है नॉर्मली। फिर प्रकोप में क्या होता है, तो प्रकोप में वृद्धि होते 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 अगर मान लो कोई घड़ा रखा हुआ है, कोई चीज उसमें भरते जा रहे हो, तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ने की अवस्था संचय अवस्था हो गई। लेकिन अब घड़ा भर गया है, अगर घड़ा भर जाता है तो ऐसी अवस्था प्रकोप अवस्था कहलाती है। दोषों का विलयन रूप में वृद्धि होना प्रकोप अवस्था है। तो समझ लो पहली अवस्था संचय हुई और धीरे धीरे वातवर्धक या कफवर्धक जो भी आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो वो डिजीज बॉडी में बढ़ गई है और बढ़ते बढ़ते अब वो प्रकोप अवस्था तक आ गई है, यानी कि बहुत ज्यादा हो गई है। अब प्रसर अवस्था क्या होता है, प्रसर अवस्था में अब वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो भी दोष था वो अगर कोई घड़ा माने अपनी बॉडी को, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो संचय हुआ। अब अगर घड़ा भर गया है दोषों से तो प्रकोप अवस्था हो गई, लेकिन अगर वो लीकेज स्टार्ट हो गई तो ऐसी अवस्था प्रसर अवस्था में आ जाती है। तो प्रसर अवस्था में क्या हो गया कि पिष्ट एवं जल को परस्पर मिलाकर एक रात रखने से इसमें उफान उत्पन्न होकर पात्र से बाहर निकलने लगते हैं। उसी प्रकार बल बुद्धि ग्रह आदि कारणों से प्रकोपित हुए दोषों में उद्वेग उत्पन्न होकर प्रसार होता है। वायु चेतना रहित होते हुए भी गतिशील होने से प्रकोपित हुए दोषों के प्रसारण में प्रमुख कारण प्ले करता है। यानी कि कोई भी दोष अगर बॉडी में भर गया है और उसकी लीकेज स्टार्ट हो गई है शरीर में, तो जो शरीर की वायु जो होती है यानी कि वात जो होता है वो उस दोष को पूरी बॉडी में फैला देता है। तो ऐसी अवस्था प्रसर अवस्था कहलाती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। स्थान संश्रय देख लो। स्थान संश्रय में क्या होता है कि पूर्व रूप प्रकट होने लगता है। प्रसर हो गया, प्रसर के बाद से स्थान संश्रय होने लगता है। जिस स्थान पर स्रोतों का वैगुण्य के कारण संग होता है उसे स्थान संश्रय कहते हैं। और क्या बताया गया है, चतुर्थ क्रियाकाल चिकित्सा का चौथा अवसर हो गया। तो संचय हो गया, प्रकोप हो गया, प्रसर हो गया, घड़ा बढ़ गया है, अब वो पूरी बॉडी में फैलने लगेगा तो स्थान संश्रय होने लगेगा। जहां भी ख वैगुण्य की स्थिति उनको प्राप्त होती है वहीं पर दोष स्थिर होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं। यानी कि जहां पे भी पॉसिबल लोकेशन होगी, जहां पे भी स्रोतस वगैरह में जहां पे भी उनको स्पेस मिलेगा बॉडी में फैलते फैलते, वहां पे वो जाके दोष जो है वो डिजीज को उत्पन्न करेंगे। तो ये चौथी अवस्था होगी स्थान संश्रय। दोष गति के बारे में क्या बताया गया है, तो दोष गति के बारे में बताया गया है कि दोषों की शरीर में विभिन्न अवस्थाओं, यानी कि जो भी शरीर वात पित्त कफ हो गया शरीर में मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं उनको दोष गति से रिलेट कर सकते हैं। दोष गति होता है तभी वात पित्त कफ वगैरह जो होते हैं वो शरीर में मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं।
और अगर प्राकृतिक अवस्था में तो नॉर्मल पूरे शरीर में जो भी है बैलेंस होके, यानी वात पित्त कफ तीनों बैलेंस है बॉडी में और चारों तरफ शरीर में भ्रमण कर रहा है। लेकिन विकृत अवस्था कब आ जाती है, जब वात पित्त कफ में से कोई ना कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता है। दोस्त देखो, स्वस्थ कब रहेगा व्यक्ति, जब साम्यावस्था अटेंड रहेगी, यानी वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहेंगे। और व्यक्ति रोगी कब हो जाएगा, जब विषमावस्था, यानी कि वात पित्त कफ की गति जो होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अब दोष गति क्लियर हो गया कितनी आसानी से, कितना अच्छा इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है। अति भेद के बारे में देखो, भेद को क्या होता है, विदीर्ण होना, शोफ आदि लक्षण है, इसे भेद कहते हैं। सुश्रुत ने षड क्रियाकाल रोगों की चिकित्सा करने के लिए 6 अवसर बताई गई है, छठा क्रियाकाल भेद है। तो देखो, जो षड क्रियाकाल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो छठा छठा क्रियाकाल है भेद हो गया, यानी कि अब जो डिजीज है वो बहुत हाई लेवल की तरफ बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तो उसका विधिड़ यानी कि नॉर्मली चोट वगैरह लगना, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाना, ये सारे लक्षण बॉडी में आने लगते हैं दोषों के कारण। तो ये भेद हो गई, छठी अवस्था हो गई। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। आप कुछ टर्मिनोलॉजी और देख लो। रस के बारे में पूछ सकता है तो रसेंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। तो रस में क्या बताया गया, मधुरम लवण का दूध तिक्त कषाय, इनकी गुणता का ऑर्डर हो गया। ये सारी चीजें जो है रस के बारे में तुम लोग अष्टांग और संहिता में पढ़ते ही हो। ये रस के बारे में बताया गया है। फिर वीर्य की परिभाषा देख लो, परिभाषा पता नहीं पढ़ना है तो वीर्य में क्या हो गया, द्रवों की क्रिया जिनके द्वारा संपन्न होती है उन्हें वीर्य कहते हैं। तो मेनली देखो, वीर्य को बहुत सारे आचार्यों ने बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का माना गया है। लेकिन भागवत जी की बात करें तो उन्होंने उष्णवीर और शीतवीर दो टाइप को ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। अगर एक तरीके से माने तो उष्णवीर यानी कि हॉट पोटेंसी का अगर कोई भी मेडिसिन वगैरह है या कोई भी औषधि है तो वो शरीर में क्या क्या काम करेगा, वो उष्णवीर्य के अंतर्गत आएगा। और अगर कोई भी औषधि है वो कोल्ड पोटेंसी की भी हो सकती है, यानी शीतवीर्य की भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो, अगर कोई हॉट पोटेंसी का कोई भी मेडिसिन वगैरह है तो बॉडी में जाएगा, तुरंत डाइजेस्ट वगैरह हो जाएगा और डिफरेंट टाइप के कंडीशंस और बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म वगैरह को इफेक्ट करेगा। शीतवीर्य में क्या होगा कि वो भी बॉडी में जाएगा और उष्णवीर्य के ठीक अपोजिट जो भी ठंडे वगैरह है, कोल्ड पोटेंसी हो गया, पहले तो इजीली डाइजेशन में भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद से अपना जो भी है वर्क करेगा। तो ये वीर्य को दो टाइप का माना गया है। विपाक की बात देख लो, तो बॉडी में कितने 6 रस माने गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय भी जब डाइजेशन होता है, जठराग्नि उस पर वर्क करती है शरीर में जाके रस, तो वो रस जो है वो कुछ मूल रसों में चेंज हो जाता है। जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय है तो मधुर और लवण जो है वो मधुर विपाक में चेंज हो जाएगा। तो ये डाइजेशन के बाद एक डिफरेंट टाइप के रसों में चेंज हो जा रहा है। तो वही वही जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसे विपाक कह रहे हैं हम लोग। तो देखो, मधुर एवं लवण जो है वो मधुर विपाक बन जाएगा, अम्ल जो है वो अम्ल विपाक बन जाएगा और कटु तिक्त कषाय जो है वो कटु विपाक बन जाएंगे। तो ये विपाक के बारे में था। फिर कार्य कारण भाव देख लो, तो कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। ये थोड़ा सा फिलोसफी वाला बात आ जा रही है। अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कारण है तभी कोई कार्य हो रहा है। तो इसको देखो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देख लो कारण क्या होता है। पूर्ववर्ती अर्थात पहले आए तो वो कारण है, यानी कारण होगा उसके बाद कार्य होगा। कार्य के बारे में क्या बताया गया है कि उत्पन्न होने से पूर्व किसी वस्तु का अभाव प्राग भाव कहलाता है। तो प्राग भाव की डिफिनेशन भी यहाँ पे दे दिया है कि अगर कोई वस्तु जो है वो उत्पन्न नहीं हुई है, अगर उस वस्तु का अभाव है तो ऐसी चीजों को प्राग भाव कहलाता है। फिर बिना कारण किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, कार्य कारणवाद है, अभी बताया मैंने। स्रोतस देख लो। स्रोतस में क्या होता है, सेक्रेशन होता है, मूवमेंट होता है। शरीर के भी सभी भाग जहां श्रवण गति करती है वो स्रोतस है। यानी कि बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म वगैरह चलता है, तो सांस लेते हैं हवा जाती है वो भी कैविटी में जाती है, फूड पार्टिकल्स लेते हैं वो भी कैविटी में जाती है, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, यानी कि जहां जहां गति हो रही है बॉडी के अंदर जिस जिस भी कैनाल में, तो वो सारी चीजें जो है वो स्रोतस कहलाती हैं। या फिर जिनसे स्राव निकलता हो तो वो भी स्रोतस है। तो देखो, स्रोतस को दो टाइप का बता दिया गया, या तो इनसे सिक्रेशन होगा या तो मूवमेंट होगा। तो इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो भी वो स्रोतस है, और जिनके द्वारा सिक्रेशन हो रहा है, जहां पे सिक्रेशन हो रहा है वो भी स्रोतस कहलाते हैं। पुष्ट के बारे में क्या बताया गया है,
तो कोष्ठ को बॉडी कैविटी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन देख लो एक बार आयुर्वेद के अनुसार, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उद्दुक, फुफ्फुस, ये सभी अवयव जिस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं वह कोष्ठ कहलाता है। यानी कि बॉडी कैविटी में ही तो ये सारी चीजें उपस्थित रहती हैं, तो ये कोष्ठ कहलाते हैं। आम के बारे में है अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, यानी अग्नि के दुर्बल होने से, आमाशय आहार का पूर्ण रूपेण पाक न होने से, अगर पाक नहीं हुआ है, जठराग्नि कम हो गई है, या अपक व अध्यरस धातु बनता है, तो उसे आम कहते हैं। यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो स्टमक वगैरह में रह गया है, उसे आम आम कहा जाता है। विरुद्धा आहार यानी कि विरुद्धा आहार यानी कि जो जो आहार द्रव्य शरीर में दोषों को कुपित कर दे परंतु शरीर से बाहर नहीं निकले, सब अहितकारी होता है। शरीर के धातुओं का विरोध करते हैं, वैरोधी कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग दिनचर्या के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार आहार का फॉलो नहीं कर रहे हैं और विपरीत आहार का फॉलो कर रहे हैं, यानी दो ऐसी चीजें खा रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्रेडिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी ये सारी चीजें विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। विदाही यानी कि दाह दाह उत्पन्न करता है, पित्त बढ़ता है, प्यास लगता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस औषध द्रव्य के सेवन के बाद खट्टी डकारें आए, प्यास लगे, हृदय में दाह उत्पन्न हो, बहुत देर से पचे, तो उसे विदाही कह सकते हैं। यानी कि ये बॉडी में दाह उत्पन्न करेगा, पित्त बढ़ जाएगा, प्यास लगेगा, जैसे छार हो गया, लवर हो गया, सरसों हो गया, ये विदाही के अंतर्गत आते हैं। विष्टम्भी क्या होता है, तो विष्टम्भी द्रव्य कोष्ठ में अधिक वात उत्पन्न कर आधमान आदि की स्थिति पैदा कर देता है। आधमान यानी कि पेट फूल सा जाता है, इससे रिलेट कर सकते हैं। अधिक वात उत्पन्न कर देता है जिससे पेट फूल जाता है, आधमान आदि डिजीज हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल में कटहल दिया गया है। तो ये सारी चीजें विष्टम्भी होती हैं। साथ में यानी कि साथ में उसे कहते हैं जो अपनी देह के लिए सुखकर या अनुकूल हो। हर व्यक्ति का साथ में अलग अलग होता है कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ सूट करता है। सूट करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो भी देह के लिए सुकर या अनुकूल हो वो साथ में हो जाता है। ऊक साथ में यानी कि निरंतर अभ्यास से अनुकूल हो जाता है। यानी कि जैसे निरंतर अभ्यास से अनुकूल, यानी कि किसी व्यक्ति को कैसे रिलेट कर सकते हैं, हाँ यहाँ ले लो, किसी व्यक्ति को कटहल से एलर्जी है, कटहल खाने के बाद उस पे रैसेज वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन ओक साथ में यानी कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे कटहल खिलाओ, पहले एक पीस खिलाओ, फिर दो पीस खिलाओ, फिर धीरे धीरे निरंतर अभ्यास जब होगा, तब वो क्या होगा कि उसको एलर्जी तो है लेकिन वो ओक साथ में कर लिया उस चीजों को, अब एलर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आसानी से वो कटहल खा रहा है 2-3 साल प्रैक्टिस के बाद। ऐसे ही देश साथ में हो गया। देश साथ में क्या होता है कि अपने देश के अनुकूल आहार विहार आदि करना। जैसे राजस्थान वगैरह क्या होते हैं, जंगल देश होते हैं, तो जंगल देश में मधुर 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 रस का जो उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो ऐसे देश साथ में वगैरह का उपयोग बताया गया है। फिर अत्यसन और अध्यसन। अत्यसन क्या होता है कि मात्रा से अधिक भोजन करना। अध्यसन होता है खाए हुए अन्न के बाद पुनः अन्न का सेवन कर लेना, यानी कि पहले खाया हुआ भोजन अभी पचा ही नहीं है, फिर दोबारा लगे खाने। स्थानीय के बारे में क्या बताया गया है कि आमाशय कफ का स्थान है, यानी स्थान पर रहने वाले को स्थानीय कहा गया है। आमाशय कफ का स्थान है, यानी कि कफ जो होता है वो आमाशय में रहता है, कफ आमाशय का स्थानीय है। तो देखो जिसमें रहता है वो स्थान है, यानी आमाशय में रहता है तो आमाशय स्थान हो गया, और जो रहता है यानी कि कफ रहता है तो कफ जो है वो स्थानीय हो गया। ऐसे बता सकते हैं। फिर योगवाही हो गया, दिख नहीं रहा होगा, अब देख लो, ठीक है। योगवाही के बारे में देख लो। योगवाही क्या होता है कि जो औषधि द्रव्य अन्य किसी द्रव्यों के साथ पचता हुआ अपने संसर्गी के द्रव्य के सभी गुणों का ग्रहण कर लेता है, साथ ही साथ अपने गुणों को ही रखता है, वैसे योगवाही कहते हैं। जैसे मधु, जल, तेल, घृत हो गया। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि जैसे घी जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह को मिलाया जाता है। तो घी जो होता है वो अपनी तो क्वालिटी को खोता नहीं है, लेकिन जो भी इसमें मेडिसिन वगैरह मिलाया जा रहा है, जिस भी चीज की भावना दी जा रही है, उसके गुण को भी अपने अंदर ले लेता है तथा अपने गुण को खोता भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को योगवाही कहते हैं। फिर पथ्य की बात कर लेते हैं। तो पथ्य में क्या होता है कि जो आहार आदि द्रव्य दिक्कत करने वाला न हो, मन के लिए प्रिय हो, अर्थात शरीर और शरीर और मन मन के लिए हानिकारक ना हो, उसे पथ्य कहते हैं। जो भी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो और जो भी आहार आदि हानिकारक ना हो, उन्हें पथ्य बोला जाता है। और जो आहार आदि हानिकारक हो, अपकार करते हो बॉडी का, मन के लिए अप्रिय हो, शरीर एवं मन के लिए हानिकारक हो, उन्हें अपथ्य बोलते हैं।
कृतान्य वर्ग होता है तो द्रव्यों की विभिन्न कल्पनाएं बनाई जाती है, जैसे पेया हो गया, विलेपी हो गया, मंड हो गया, जूस, राग, लाज, पेया, सांडव, तो ये सारी चीजें बनाई जाती है, इनको कृतान्य वर्ग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर का मेन कंपोजिशन अलग अलग करके बनाया जाता है, तो पेया, विलेपी, मंड वगैरह, जूस आदि, वाटर का कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट करके इन सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। तो ये द्रव्यों की विभिन्न कल्पनाएं। अवस्था पाक क्या है? मुक्त आहार का महास्रोत के विभिन्न भागों में जो अवस्थित पाक होता है उसे अवस्था पाक कहते हैं। वेग क्या है? पूरी मूत्र पूरी आदि के जो वेग आते हैं उनको उन्मुक्त वेग जो आते हैं उन्हें वेग कहते हैं। यानी कि अपने मार्गों से जो भी मूत्र एवं पूरी आदि के वेग उत्पन्न होते हैं उन्हें वेग कहते हैं। शोधन की बात कर लेते हैं। शोधन में क्या होता है? देखो, दो टाइप का चिकित्सा होता है, शोधनम शमनम चेति समासाद और शोधम पड़म। तो एक तो शोधन चिकित्सा की विधि होती है और एक समन चिकित्सा की विधि होती है। तो शोधन में क्या, समन में क्या होता है? समन में डिजीज को वहीं उसी के स्थान पे ही दबा दिया जाता है, यानी कि डिजीज को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसी स्थान पे डिजीज को जो भी दोष वगैरह है उनको दबा दिया जाता है, तो विषम दोषों को समान कर दिया जाता है, तो उसमें समन कहलाता है। लेकिन शोधन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बॉडी में जो भी इम्बैलेंस हुआ है, वात पित्त कफ वगैरह, उनको शरीर से बाहर ही निकाल दिया जाता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में फैल रहे हैं चारों तरफ, स्थान संचय वगैरह की अवस्था हो रही है, उन सारी चीजों को शोधन विधि द्वारा शरीर से बाहर ही निकाल दिया जाता है। तो समन में उसी उस दोष को उसी स्थान पर दबाया जाता है, यानी कम किया जाता है, जबकि शोधन में शरीर से बाहर ही निकाल दिया जाता है। तो शोधन 5 प्रकार का बताया गया है, पंचकर्म वगैरह पता ही है। बस्ती हो गया, वमन हो गया, काय विरेचन हो गया, शिरो विरेचन या नस्य हो गया, और रक्त स्राव हो गया। फिर लंघन, ब्रीहन और अनपान के बारे में बताया गया है। तो ये देख लो, लंघन मतलब क्या होता है? जो लघुता उत्पन्न करे, हल्का उत्पन्न करे, उन्हें लंघन कहते हैं। तो देखो, कोई व्यक्ति जो है वो लंघन वाली चीजें खा रहा है, जैसे जौ का आटा खा रहा है या स्मॉल अमाउंट में खा रहा है, तो उसे भी लंघन कह सकते हैं। लंघन मतलब एग्जैक्ट खाना बंद कर देना ही लंघन नहीं होता है। ऐसी चीजें खाएं जो शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न करे, उसे भी लंघन कहते हैं। बृहण मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो शरीर में भारीपन या स्थूलता उत्पन्न करे, उसे बृहण कहते हैं, यानी हैवी चीजें खिलाया जाएगा इसमें। और अनुपान क्या हो गया? औषध को किसी द्रव्य में मिलाकर रोगी को खिलाते हैं, अथवा औषधि या भोज्य पदार्थ के सेवन के पश्चात जो द्रव्य पदार्थ पान कराए जाते हैं उन्हें अनुपान कहते हैं। जैसे शीत उष्ण जल हो गया, दुग्ध, तक्र, स्वरस, स्वाद, तो ये सारी चीजें पदार्थ का पान कराया जाता है, उन्हें ही अनुपान कहा जाता है। तो ये तुम लोग का सेकंड पार्ट परिभाषा पता नहीं खत्म हो गया, और कितने 20 मार्क्स के इसमें भी खत्म हो गया। अब अन्वय पे आ जाते हैं। अन्वय अन्वय कैसे करना है? तो अन्वय में देखो, अन्वय का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसमें तुम लोग के अष्टांग हृदय अगर तुम लोगों ने अच्छे से कवर किए हैं तो आसानी से हो जाएगा। एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीजें अन्वय में लिखने के लिए आएंगी। पहले देख लो अन्वय होता क्या है, ठीक है। अन्वय में जैसे ये श्लोक लिखा गया है, रागादि रोगान सतात अनुसक्तान शेष काय प्रसितान शेषान औत्सुक्य मोहा आरती दाज्ञान यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। तो ये सारी चीजें मैं अपने अष्टांग हृदय सीरीज हम लोग की चल रही थी, उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा एकदम मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर तुम लोग के पास टाइम है तो वहां से जाके सारी चीजें देख सकते हो अष्टांग हृदय सीरीज से। लेकिन अभी देखो, अभी क्या है, जैसे ही ऐसे श्लोक आ जाएगा क्वेश्चन में लिखने के लिए, और उसके साथ आएगा कि अन्वय लिखिए, शब्दार्थ लिखिए, ऐसा कुछ आ जाएगा, या अन्वय के साथ शब्दार्थ लिखिए, या अन्वय के साथ भावार्थ लिखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। श्लोक दे देगा और उससे रिलेटेड चीजें पूछेगा। तो अन्वय मतलब क्या होता है कि जैसे ये संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, अब लिखा है इसका मतलब कुछ होगा, तो हमें अन्वय मतलब इसका सीक्वेंस अलग अलग करना है, यानी कि कुछ पहले या कुछ बाद में करके कुछ और ही लिखना है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। जैसे रागाधिरोधान सतात नुकसान वगैरह है, ये सारी चीजें लिखा गई है। लेकिन अन्वय में क्या है कि कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं, जैसे एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मीनिंग सेम रहता है। तो से स्काय प्रशान पृष्ठतान सतात उशक्तान और स्तुक्य मोहरतिदान, तो उसको सेंटेंस को चेंज कर दिया है, लेकिन इसका मीनिंग सेम है। तो ऐसे अन्वय बनाना है। अब तुम पूछोगे कि सर अन्वय कैसे बनाए? तो देखो, अन्वय के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर तुम लोगों ने लगातार प्रैक्टिस की है तो तुम लोग को आसानी से क्लियर होगा, कोई भी सेंटेंस देगा आसानी से बना लोगे। लेकिन अगर जैसे अभी कल ही तुम लोग का एग्जाम है या परसों एग्जाम है या 2-4 दिन में एग्जाम है, तो अभी तुम लोग इतनी सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो देखो, अन्वय लिखने के लिए आए तो संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर रागाधिरोधान सतात नुसक्तान शेष काय प्रसितान, पहले इसको तोड़ लेना है, डिवाइड कर लेना है, उसके बाद से इनकी सीक्वेंस को इधर उधर कर देना है। तो देखो, तुमको भले ही पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं।
मतलब जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर भी तुम्हें दो, 2-2.5 मार्क्स आराम से, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, 5 में 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे रागादि रोदान है तो इसको लास्ट में कर दो। फिर उसके बाद से क्या है कि अ, उसके बाद से सतात उसक्तान है, तो सतात उसक्तान को आगे कर दो। तो ऐसे सीक्वेंस दाएं बाएं करके कुछ भी लिख दो। नहीं आने की कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर आ रहा है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर अच्छे से लिखो, लेकिन नहीं आ रहा है तो ऐसे करके कॉपी खाली नहीं छोड़ के आना, लिख के आना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। तो ऐसे अन्वय अन्वय की ट्रिक है, यही ट्रिक है कि दाएं बाएं करके कुछ ना कुछ लिख देना। भले ही कुछ भी लिखो, लेकिन लिख के ही आना, अगर खाली छोड़ दोगे तो फिर कोई पास नहीं करा सकता है। तो अन्वय में ऐसे लिखना है। और फिर शब्दार्थ, तो अगर तुम लोगों ने अष्टांग हृदय सीरीज देख रहे होगे मेरी, या फिर अच्छे से कवर किया होगा कॉलेज, जो भी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह पढ़ा रहे होंगे, तो शब्दार्थ में, शब्दार्थ ऐसे शब्दार्थ लिख के, और इनके जो भी मेन मेन पॉइंट है उनके ऐसे शब्द लिख के फिर अर्थ लिख देना। जैसे अशेष का है प्रशांत है, उसके बाद लिख देना संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गया। सततान यानी कि सदा सर्वदा, उसक्तान यानी रहने वाला, ऐसे शब्दार्थ लिख देना। फिर उसके बाद से भावार्थ लिखना। भावार्थ में क्या होगा कि इसका मीनिंग लिखना है तुम्हें। तो देखो अन्वय हो गया या ये हो गया, ये दोनों जो श्लोक हैं तुम्हारे, दोनों श्लोक का मतलब यही होगा, ये जो भावार्थ निकल रहा है। तो ये ट्रिक हो गई अन्वय लेखन की, ऐसे ही तुम लोग को लिखना है। अब बता देता हूँ कि क्या क्या तुम लोग के आने वाले हैं। देखो इसमें भी यही किया, काय बाल ग्रहो ध्वांग शैल दृष्टा जरा विषान अष्टभंगान तस्या ह्यु चिकित्सा येसु संस्थिता। तो देखो तस्य काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शैल दृष्टा जरा विषान अष्टभंगान याहू। तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस वगैरह चेंज कर दिया जाता है, येसु चिकित्सा संस्थिता। तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस वगैरह चेंज करके तुम लोग लिख दोगे अनुय, तो आराम से तुम लोग को 5 नंबर में 2 या 3 नंबर ऐसे मिल जाएगा। फिर लेकिन उसके बाद से शब्दार्थ और भावार्थ लिख देना, तो उससे थोड़ा अलग इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो अन्वय लेखन में देखो कौन कौन सा आएगा जल्दी से। तो अष्टांग हृदय का चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे। तो पहला आयुष कामी अध्याय आएगा, दूसरा दिनचर्या आएगा, तीसरे नंबर पे रोगानुत्पादिनी अध्याय, यानी कि अष्टांग हृदय का चौथा चैप्टर आएगा। फिर चौथे नंबर पे दोषादि विज्ञानी अध्याय, यानी कि अष्टांग हृदय का 11वां चैप्टर आएगा। फिर 5वें नंबर पे दोष भेदी अध्याय, अष्टांग हृदय का 12वां अध्याय आएगा। फिर छठे नंबर पे दो सौ क्रमणी अध्याय, अष्टांग हृदय का 13वां अध्याय आएगा। 7वें नंबर पे द्विविधो क्रमणी अध्याय, यानी कि अष्टांग हृदय का 14वां अध्याय आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनके श्लोक्स वगैरह तुम लोग अच्छे से कवर कर लेना, अष्टांग हृदय खोल के। और या तो नहीं तो समृद्ध समृद्ध तो देख ही लेना। फिर अन्वय लेखन हो गया, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, अन्वय शब्दार्थ भावार्थ पूरे अच्छे से लिखने हैं। अगर तुम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़े होगे, संधि समास वगैरह भी आ रहा होगा, तो उसको भी विग्रह करके लिख सकते हो। चलो उसके बाद से फिर कथा आ जाती है, पंचतंत्र की कथा 15 मार्क्स के आएंगे। तो कथा में देखो, कथा में लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे एक बार बोल देता हूँ, सुन लो। सबसे पहले कथा का शीर्षक लिखना है, जैसे छपड़क की कथा हो गई, छपड़क की कथा, फिर ब्राह्मणी नकुली की कथा हो गई, या चक्रधर कथा हो गया, मूर्ख पंडित की कथा हो गई, जो भी कथा है उसका शीर्षक हेडिंग देके ऊपर के साइड में लिखना है। शीर्षक फर्स्ट नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे संदर्भ लिखोगे। तो संदर्भ में क्या लिखना है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे लिखना, यह कथा यह कथा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है। फिर इसके व्याख्याकार प्रेरिता और रचना काल के बारे में लिखना। तो व्याख्याकार जो है इसके श्री कृष्ण त्रिपाठी जी हैं। फिर प्रेरिता जो है वो रमाशंकर त्रिपाठी जी हैं। फिर रचना काल तुम लोग को लिखना है। रचना काल में क्या है, 300 ईस्वी पूर्व, सॉरी 300 ईस्वी में, ये 300 ईस्वी पूर्व जो है इसके पंचतंत्र की रचना की गई थी। फिर पंचतंत्र का विग्रह लिख सकते हो। तो विग्रह में क्या लिखना है कि जो पंचतंत्र है वो 5 तंत्रों का समूह है, यानी कि पंचतंत्रा समाहार, 5 तंत्रों का समूह है। इसमें कौन कौन से 5 तंत्र हैं, तो मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काकोलुकी है, लब्ध प्रणास है, और अपरिचित कारक है। फिर लिखना है पंचतंत्र का 5वां तंत्र, अर्थात अपरिचित कारक, अंतिम भाग है जिसमें 15 कथाएं शामिल हैं। और इसमें जो भी तुम लोग का जो छपड़ा का कथा है, या चक्रधर कथा है, या मूर्ख पंडित की कथा है, इसमें ये कथा भी शामिल है जिसका संपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर ये हो गया, ये सारी चीजें संदर्भ में लिखनी है तुम्हें। तो जो भी पॉइंट बताया था कौन कौन से,
सबसे पहले रचयिता का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है, फिर व्याख्याकार का नाम लिखना है, फिर रचना काल का नाम लिखना है, प्रेरणयिता का नाम लिखना है, पंचतंत्र विग्रह के बारे में लिखना है, फिर 5 तंत्रों का समाकार, पांचों तंत्र लिख देना। ये पास होने की ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम संस्कृत में पूछता है कि संस्कृत में लिखो कथा, तो लोग कम पूरा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि सब कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें लिख के पेज भर देना। फिर 5 तंत्रों का समाहार हो गया। फिर उसके बाद से लिखना कि इसमें 15 कथाएं शामिल हैं, जिसमें मेरी कथा ये है। जो भी कथा पूछा रहेगा वो कथा लिख देना। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे पात्र लिखना। इसमें पात्र कौन कौन से हैं, जैसे इसमें मणिभद्र आ जाता है, फिर जैन साधु आ जाते हैं, कोतवाल सिपाही आदि आ जाते हैं, राजा आ जाता है। तो पात्र के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देना। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे प्रसंग लिख देना कि इस चीजों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद से पांचवें नंबर पे व्याख्या। फिर छठे नंबर पे व्याख्या के बाद लिखना है लास्ट में मॉरल, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इतने 6 पॉइंट में करके लिखोगे, आसानी से तुम लोग के 15 मार्क्स के पूछेगा, 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। अब एक बार कथा कथा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या क्या दिया गया है। तो देखो पहली कथा जो है छपड़ा की नाई की कथा है। वो बिना सोचे समझे जो भी है, इसका जो है बिना बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा किए कार्य किया, जिससे वह विनाश को प्राप्त हुआ। तो बेसिकली नाई के बारे में बताया गया है। इसमें दक्षिण प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर में मणिभद्र नाम का सेठ रहता था, जिसका सभी धन धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि करके नष्ट हो गया था। अत्यंत दुखी हो गया था। जैन साधु ने दर्शन दिया और जैन साधु ने बताया कि प्रातः काल मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुम मेरे सर पे डंडे से प्रहार करना, फिर मैं सोने का हो जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन से सेठ को विश्वास नहीं हुआ, परंतु वह जैन साधु सामने प्रकट हो गया और जो भी इन्होंने सर पे प्रहार किया, और उसके बाद से वो जैन साधु जो है वो सोने का हो गया। अब ये सारी घटना जो हो रही थी वो एक नाई ने देख ली। अब वो नाई लालच में पड़ गया, और लालच में पड़ के वो गया मठ में और तमाम साधुओं को घर आने का निमंत्रण दे दिया, जिससे बहुत सारे नाई आए उसके घर पे, और जो भी नाई आए उसके सर पे डंडे का प्रहार करता, और कुछ तो मर गए, कुछ घायल हो गए। जब कोलाहल सुनकर कोतवाल सिपाहियों ने जाकर देखा, उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया। फिर नाई से पूछने पर सारा मणिभद्र का वृत्तांत सुनाता है। फिर सेठ को बुलाकर पूछा जाता है, वह अपना पूरा वृत्तांत बताता है। तो फिर नाई को बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा के कार्य करने के कारण फिर लास्ट में सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो ब्राह्मणी नकुली की कथा है। तो इसमें एक स्थान पर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है। तो जब जो इनकी पत्नी थी उन्होंने पुत्र दिया, तभी एक नकुली ने भी नकुल को जन्म दिया और नकुली मर गए। तो ये दोनों नकुली और इनका पुत्र जो था ब्राह्मण परिवार का, दोनों एक साथ ही रहते थे। तो लेकिन ब्राह्मणी को विश्वास नहीं होता था, उसको लगता था कि नकुली मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। एक दिन काला सर्प आ गया, नकुली और सर्प में युद्ध हुआ, नकुल ने सर्प को मार गिराया। फिर उसके बाद से वो पानी से वो जाता है, जैसे ब्राह्मणी जो होती है वो बाहर से अंदर अंदर की तरफ आती है, तो उसने नकुली के मुंह पर खून देखा, तो उसने पानी का घड़ा फेंक के मार दिया और नकुल मर गया। तो फिर उस टाइम जो होता है वो ब्राह्मण भिक्षा लेने गया रहता है। तो फिर जब ब्राह्मण भिक्षा लेके लौटता है, तो ब्राह्मणी बोलती है कि तूने लोभ के कारण मेरा कहना नहीं मानता, अब अति लोभ के कारण पुत्रवत नेवले की मृत्यु का दुख भोग। तो उसका नुकसान हो गया। फिर चक्रधर की कथा आती है। चक्रधर में क्या होते हैं कि 4 ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र मित्र के रूप में रहते हैं। ये चारों घूमने निकल पड़ते हैं, अवंतिकापुरी पहुंचते हैं, क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं, महाकाल को प्रणाम करते हैं। वहां पे भैरवानंद नाम का योगी बनता है, 4 सिद्ध बत्तियां बना कर देता है, बोलता है हिमालय जाओ पहले। फिर हिमालय जाने लगते हैं ये लोग। पहले को ताम्रमयी भूमि मिलती है, तांबे की खान मिलती है, तो वो वहां से तांबा लेके लौटने लौटने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी के लोग मानते नहीं, आगे आगे चलने लगते हैं। दूसरे को चांदी की खान मिलती है, तीसरे को सोने की खान मिलती है, लेकिन चौथा फिर भी नहीं मानता है। चौथे को लगता है कि आगे क्या पता हीरा मिल जाएगा। लेकिन चौथा चौथा आगे बढ़ते बढ़ते कुबेर के खजाने की सुरक्षा सुरक्षा के लिए जो विभीषिका उपस्थित थी वहां पे पहुंच जाता है। तो फिर वहां पे जो व्यक्ति पहले से मौजूद था, उसका जो चक्र है निकल के इसके सिर पे आ जाता है, और इसको असहनीय वेदना होने लगती है। तो फिर फिर ये पहरेदार बन जाता है। फिर उसके बाद से
अति लोभ के कारण इसका भी सर्वनाश हो जाता है, फिर कोई व्यक्ति आएगा तब इसके इसके सर से चक्र छूटेगा। फिर ये सिंह कारण मूर्ख ब्राह्मण की कथा है। तो इसमें भी चार चार ब्राह्मण रहते हैं, तीन शास्त्र के ज्ञानी थे लेकिन मूर्ख थे, और चौथे को शास्त्र का ज्ञान नहीं था लेकिन वो बुद्धिमान था। फिर चारों निकल पड़ते हैं सब। तो रास्ते में शेर की हड्डियां देखने को मिलती है। तो एक एक मित्र क्या है, हड्डी संचय करता है। दूसरा जो है वो चर्म मांस रुधिर आदि बना देता है ज्ञान के बल पे। तीसरा जो है वो जब जीवन का संचार करने लगता है तो चौथा रोकता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। तो फिर चौथा बोलता है कि मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो, तब इसको जिंदा करना। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है, जो जिंदा करते हैं, और शेर जो है उसको उन तीनों को मार के खा जाता है। मूर्ख पंडित की कथा देख लेते हैं। तो मूर्ख पंडित की कथा में भी चार ब्राह्मण रहते हैं। फिर इनकी इनकी मूर्खता जो भी है बहुत। सबसे पहले क्या होता है कि 12 वर्ष तक मनोयोग पूर्व अध्ययन करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, फिर उन्हें दोराहा मिलता है। तो उसी टाइम एक कोई मरा हुआ व्यक्ति रहता है, उसको शमशान ले जाते हैं लोग। तो फिर उसके बाद से एक मित्र ने पुस्तक खोला और पढ़ा, जिस मार्ग में बहुत सारे लोग जाते हैं वही श्रेष्ठ मार्ग है। तो वो शमशान की तरफ चल पड़ते हैं सब। फिर उसके बाद से वहां पे एक गधा उपस्थित रहता है, तो उसने पुस्तक खोल के पढ़ते हैं सब। उस उत्सव दुख दुर्भिक्ष शत्रु संकट राजद्वार शमशान आदि में जो उपस्थित रहता है वो बंधु होता है, अर्थात भाई होता है। तो गधे को अपना बंधु कहकर गले लगा लेते हैं सब। फिर तीसरे ने पुस्तक खोल के पढ़ी कि धर्म की गति शीघ्र होती है, अतएव यही धर्म है, तो इष्ट को धर्म से मिला देना चाहिए, चौथे पंडित ने कहा। तो उन्होंने ऊंट देखा था, तो ऊंट ऊंट को धर्म माना। फिर उसके बाद से इष्ट को धर्म से मिला दिया, ऐसे करके गधे को ऊंट की गर्दन में बांध दिया। तो सब जब धोबी को पता लगा तो वो मारने दौड़े, तो फिर ये लोग भागने लगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद नदी मिली, तो नदी में पलाश का पत्ता तैरता हुआ देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यह पत्ता हमें नदी पार कराएगा, ऐसा कहकर एक कूद कूद गया उस पे। तो दूसरे ने उसका बाल पकड़ कर कहा, सर्वनाश उपस्थित होने पर पंडित जन आधा त्याग कर देते हैं, आधे से कार्य करते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुस्सह होता है। यह कहकर उसने सिर काट दिया। कहानी पढ़ लेना यार, बहुत क्या मैं बताऊं। ठीक है, तो फिर क्या कि उसका सर काट देता है, और उसके बाद से फिर तीन बचे, एक तो मर गया। फिर तीन तीन बाहर जाते हैं सब, एक गांव में चले जाते हैं सब। वहां पहले को घृत खाने में मिलता है, तो वो उसको त्याग कर देता है घृत खान से वही को, दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाती है। फिर दूसरे को मित मंड मिलता है, मंड नामक मिष्ठान खाने को मिलता है। तो उसने यह कहकर त्याग दिया कि अति विस्तार से विस्तरित वस्तु चिरायु के निमित्त नहीं होती। फिर तीसरे पंडित को दही बड़े मिलते हैं खाने के लिए, लेकिन वो यह कहकर त्याग देता है खाने का कि छिद्र युक्त पदार्थ में बहुत से अनर्थ होते हैं। तो मतलब कुछ और था इस चीज का, लेकिन ये कुछ और चीजों पे मतलब निकाल रहे थे। इस प्रकार तीनों भूख से व्याकुल होकर और लोगों के उपहास का पात्र बनकर अपने गांव को लौटे। तो बताओ, इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे नॉलेज का उपयोग करना है, ये सारी चीजें जरूरी है। देखो अब जल्दी जल्दी क्या है, आयुर्वेद का इतिहास खत्म करते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई, पर्यटन 15 मार्क्स के आएंगे। आयुर्वेद का इतिहास से 20 मार्क्स के एमसीक्यू बनने हैं। अब एकदम डीप में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। इतिहास की निरुक्ति क्या है, इति प्लस हा प्लस आर। यानी इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। अमर कोश के मतानुसार इतिहास पूरा वृत्तम, यानी कि भूतकालीन विषय वस्तु का ज्ञान हो, वही इतिहास है। फिर आयुष क्या है, आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ। ये जितने भी ब्रांच है इनको मिला के आयुष बोला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज फॉर्म 9 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का निर्माण हुआ। बाय एलिवेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, आयुष के डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष क्रिएटेड कब बना था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मार्च 1995। फिर कुछ कुछ गवर्निंग बॉडी है, कौन कौन सी है, तो CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा यानी CCRS। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथ यानी कि CCRH। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन CCRUM। ये फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, पता होने चाहिए। फिर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी CCRYN। फिर है फार्माकोपिकल लैब फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM। फिर है होम्योपैथी फार्माकोपिकल लैब HPL। तो ये सारी फुल फॉर्म थी, अब देख लेना। फिर है ऑथर, संहिता काल के संहिता काल के दौरान कौन कौन से
कौन कौन से वो आचार्य वगैरह हुए थे, कौन कौन से ऋषि मुनि हुए थे, उनकी लिस्ट है। आत्रेय, धन्वंतरि, कश्यप, अग्निवेश, सुश्रुत, भेल, हारी, चड़क, भिंडवल, वाग्भट, नागार्जुन, जीवक। तो इन लोगों ने आयुर्वेद को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। तो देखो आत्रेय से देख लेते, स्टार्ट करते हैं। आत्रेय कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय भी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो है काल जो है अग्निवेश के समकालीन है, 1000 BC। पिता का नाम महर्षि अत्रि, माता का नाम चंद्रभागी। गुरु के रूप में प्रथम महर्षि थे ये। प्रथम महर्षि जो है वो गुरु के रूप में रहे थे। चरक संहिता में एक अन्य आत्रेय का भी वर्णन है, जिनको भिक्षु आत्रेय बोला गया है। तो ये दोनों भिन्न है, एक आत्रेय अलग है और भिक्षु आत्रेय अलग है। आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति महर्षि भारद्वाज से। तो इनको आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति जो है वो महर्षि भारद्वाज से हुई। अन्य ग्रंथों में इंद्र से भी प्राप्ति का वर्णन है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि इंद्र से भी प्राप्ति हुई है, और कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि महर्षि भारद्वाज से भी प्राप्ति हुई है। चरक संहिता के उपदेष्टा थे ये। 6 शिष्य कौन कौन से थे इनके? अग्निवेश, पराशर, जतुकर, हारित, भेल, चारपारी। धन्वंतरी देख लो। धन्वंतरी जी के बारे में बताया गया है कि वैदिक काल में जो महत्व अश्विनों कुमारों को दिया गया है, वही महत्व इस श्लोक में धन्वंतरी जी को दिया गया है। अश्विनी कुमारों के हाथों में जीवक प्रतीक मधु कलश है, एवं धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश है। भगवान विष्णु के अवतार हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी को रोगों से रक्षा करने वाला बताया गया है। यह न केवल शल्य शास्त्री थे, बल्कि आयुर्वेद प्रवर्तक भी थे। 8 अंगों में विभक्त किया आयुर्वेद को इन्होंने। शल्य तंत्र का विकास किया, और एक्सपर्ट माने गए हैं शल्य तंत्र के। फिर कश्यप ऋषि आ जाते हैं। कश्यप ऋषि को ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है। इंद्र से आयुर्वेद की ज्ञान की प्राप्ति हुई है इन्हें। काश्यप संहिता की रचना की। बच्चों की दंत उत्पत्ति का वैज्ञानिक वर्णन किया। कुमार वृद्ध तंत्र के रूप में अपने शिष्य वृद्ध जीवक को उपदेश दिया। मंत्र तथा औषध के ज्ञाता थे। फिर अग्निवेश का काल जो है वो बताया गया है 1000 BC। चरक संहिता के मुख्य तंत्राकार थे। आत्रेय के शिष्य थे। गुरु के उपदेशों का सर्वप्रथम एक तंत्र के रूप में निर्माण किया। बहुत ही बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली थे, वो तो हम सभी को पता है। अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय से बुद्धिमता देखो, चरक संहिता ग्रंथ में जो है बताया गया है कि अग्निवेश ने अपने गुरु आत्रेय से बुद्धिमता पूर्वक प्रश्न किया था, जिनका उत्तर उत्तर आत्रेय जी ने अत्यंत ही शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक ढंग से दिया है। फिर सुश्रुत जी के बारे में देख लेते हैं। तो 2 सुश्रुत जी बताए गए हैं। एक वृद्ध सुश्रुत थे और एक सुश्रुत थे। तो दिवोदास के शिष्य जो थे वो वृद्ध सुश्रुत थे। इन्होंने ही मूल सुश्रुत तंत्र की रचना की थी, और इनका जो काल बताया गया है अग्निवेश के ही समकालीन बताया गया है। द्वितीय सुश्रुत ने इनकी इसका प्रति संस्कार करके इसे नया रूप दिया। सुश्रुत संहिता की रचना सुश्रुत ने ही की। आयुर्वेद के सभी 8 अंगों का विशेष रूप से शल्य तंत्र का वर्णन है। शल्य तंत्र यानी सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी जो है वो सुश्रुत को ही माना जाता है। नासा संधान एवं कर्ण संधान के बारे में बताया। नागार्जुन के ग्रंथ उपाय हृदय में सुश्रुत का वर्णन है। भेल के बारे में देख लेते हैं। भेल जो है वो अग्निवेश के सहपाठी थे। भेल संहिता की रचना की। काय एवं शल्य के सिद्धांतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था इन्होंने। हारित जो है, हारित भी आत्रेय के शिष्य थे। हारित संहिता की रचना की, निदान तथा चिकित्सा का वर्णन किया। चरक जी के बारे में देख लो। अग्निवेश तंत्र का जो प्रति संस्कार किसने किया? चरक जी ने किया। पुनर्वसु आत्रेय द्वारा उपदेश दिया गया था। आचार्य अग्निवेश ने तंत्र के रूप में लिखा था, लेकिन ये चरक ने ही इसका जो है अग्निवेश तंत्र है उसका प्रति संस्कार किया। चरक का अर्थ एक स्थान पर न रहने वाला होता है। भाव प्रकाश में आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार बताया गया है। भाव प्रकाश जो संहिता है वो उसमें आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार बताया गया है। इसलिए नाग पंचमी के दिन चरक जयंती मनाई जाती है। तो देखो, नाग पंचमी के दिन चरक जयंती क्यों मनाई गई है? क्योंकि इसी दिन जो है नागों की जयंती, नाग की पूजा होती है, और शेषनाग का अवतार बताया गया है चरक जी को। ये काय चिकित्सक के विद्वान थे। राजा कनिष्क के राज्य वैद्य थे। काल बौद्ध काल के पूर्व में तथा द्वापर के बाद एवं कलयुग के प्रारंभ में मानना उचित होगा। इनका काल जो है वो बौद्ध काल के पहले है, द्वापर काल के बाद में है, एवं कलयुग के प्रारंभ में माना जा रहा है। डिंडबल के बारे में देखो। इनका जो है काल जो है वो 4th सेंचुरी बताया गया है। चरक संहिता के संपूरक है ये। चिकित्सा शास्त्र के 17 अध्याय बताए हैं। कल्प स्थान के 12 अध्याय, सिद्धि स्थान के 12 अध्याय लिखे हैं। चरक संहिता का संक्षेपकरण इन्होंने ही किया। युग के अनुरूप आवश्यक उपदेश भी दिया। वाग्भट के बारे में देख लो। वाग्भट तीन वाग्भट आए हुए हैं हम लोग के जो भी ग्रंथ वगैरह हैं। वृद्ध वाग्भट, लघु वाग्भट और रस वाग्भट। तो लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय की संरचना की कब? 6th सेंचुरी के आसपास। वृद्ध वाग्भट ने अष्टांग हृदय की संरचना की। रस वाग्भट ने रस रत्न समुच्चय की रचना की। देखो, क्वेश्चन में बता रहा है, बस सुनते जाओ और याद करते जाओ।
नागार्जुन है, तो नागार्जुन नाम से अनेक आचार्य हुए हैं। दलहन के कथनानुसार सुश्रुत का प्रति संस्कार जो है वो नागार्जुन द्वारा ही किया गया है। तो सुश्रुत का जो प्रति संस्कार है वो नागार्जुन द्वारा ही किया गया है दलहन के अनुसार। जीवाक, जीवाक नाम से दो व्यक्ति हुए हैं, काश्यप संहिताकार और बौद्धकालीन कुमारवेद जीवक। फिर देखो इंट्रोडक्शन टू कमेंटेटर ऑफ क्लासिकल संहिता। जो क्लासिकल संहिता है उसमें कौन कौन से मेन मेन ऋषि वगैरह आते हैं, तो उसमें है भट्टा हरिश्चंद्र हो गए, जेजट हो गए, चक्रपाणी, दलहड़, इंदु, योगींद्र नाथ सेन, विजय रक्षित, गयादास, अरुण दत्त, हेमाद्री, गंगाधर, निश्चलकर, हाराड़ चंद्र। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका संहिता वगैरह के ट्रांसफर में, यानी कि जब लोप ना हो, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है आयुर्वेद आयुर्वेद में। तो इन लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वो देखते जा रहे हैं। देखो भट्टार हरिश्चंद्र, तो इनकी काल जो है वो 6th सेंचुरी बताई गई है। फिर चरक संहिता के संस्कृत व्याख्याकार तथा ये शहंशाक राजा के वैद्य थे। चरक संहिता पर पहली टीका इन्होंने ही लिखी थी। फिर चरक चरक न्यास टीका में चरक संहिता सूत्र स्थान के केवल 3 ही अध्याय हैं। खरनाथ संहिता का भी प्रति संस्कार इन्होंने किया है। फिर जेजट की बात है, जेजट की जो सेंचुरी है वो 9th सेंचुरी बताई गई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है इन्होंने। निरंतर पद व्याख्या की है। सुश्रुत संहिता की त्रुटियों को चंद्रदत्त ने ठीक किया। चक्रपाली का जो काल है वो 11th सेंचुरी बताया गया है। चरक संहिता, इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है। चरक संहिता की आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है चरक चतुरानंद। सुश्रुत संहिता की भानुमति टीका लिखी है सुश्रुत सहस्त्र नयन। फिर चक्रपाणी द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? चक्रदत्त जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें चिकित्सा सार संग्रह किया गया है। अन्य ग्रंथ कौन कौन से इनके? द्रव्यगुण संग्रह, सर्वसार संग्रह, शब्द चंद्रिका, व्याकरण तत्व चंद्रिका। अरुण दत्त है, इनका काल 13th सेंचुरी बताया गया है। अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है कौन सी? सर्वांग सुंदरी। हेमाद्री का काल जो है 13th तो 14th सेंचुरी बताया गया है। इनका देवगिरी राजा के वैद्य थे ये। अष्टांग हृदय पर इन्होंने आयुर्वेद आयुर्वेद रसायन नाम की टीका लिखी हुई है। चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की भी टीका लिखी है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। मुक्ताफल तथा हरि लीला ग्रंथों का भी टीका लिखा है इन्होंने। देखो कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें, बस रिवीजन करते जाओ। गयादास जो है वो इनकी 17th सेंचुरी मानी गई है। और सुश्रुत संहिता पर इन्होंने भी टीका लिखी है। कौन सी टीका? न्याय टीका लिखी हुई है। फिर योगींद्र नाथ सेन है, तो इन्होंने चरक संहिता पर चरकोपस्कार नामक टीका लिखी हुई है। ये कलकत्ता के रहने वाले थे। दलहन की माने तो दलहन की जो काल है वो 1200 ईस्वी लिखा गया है, 1200 ईस्वी बताया गया है। सुश्रुत संहिता के संस्कृत व्याख्यानकार थे। मथुरा के निवासी से राज सम्मान प्राप्त था इनको। और दलहन के बारे में क्या बताया गया है कि इनकी जो वंश परंपरा है, सबसे पहले गोविंद, जयपाल, भरतपाल, धनन, ये सारे लोग वैद्य ही थे। तो इनकी जो वंश परंपरा है ऐसे बताया गया है। सुश्रुत संहिता पर लिखी गई टीका का नाम जो है वो निबंध संग्रह है। दलहन के राजा सहजपाल सहजपाल देव का आश्रय प्राप्त था इन्हें। फिर गंगाधर राय के बारे में क्या बताया गया है? गंगाधर राय का काल जो है वो 19th सेंचुरी है। शिष्य है इनके कौन है? पंडित सत्यनारायण शास्त्री। चरक संहिता पर गंगाधर राय की टीका जो है वो जल्प कल्प तरु है। फिर इन्होंने टोटल 76 रचनाएं लिखी हो गई हैं। इनकी मेन रचनाएं ये है: आयुर्वेद संग्रह, आयुर्वेद परिभाषा, नाड़ी परीक्षा, मृत्युंजय संहिता और भेषज रामायण। ये सारी मेन मेन जो है वो रचनाएं हैं इनकी। फिर मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग के कौन कौन से अभी के मॉडर्न युग के हैं, तो इनमें नाम आता है गणनाथ सेन का, यामिनी भूषण राय, शंकर दाजी शास्त्री पदे, स्वामी लक्ष्मी नारायण यादव जी, त्रिकम जी, डॉक्टर प्राण जीवन मेहता, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर, दामोदर शर्मा गौड़, आचार्य प्रियवत शर्मा। इनमें जो मेन मेन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। तो देखो यामिनी भूषण राय का जो जन्म है वो 1873 में हुआ था, 1873 में। इन्होंने क्या है एमबीबीएस किया था, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था तथा संस्कृत से एमए किया था। संस्कृत से एमए किया था और कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। आयुर्वेद के विद्वान एवं यशस्वी चिकित्सक थे। पिता से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने और कविराज विजय रथ सेन से शास्त्रीय एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। कलकत्ता के श्रेष्ठ चिकित्सक थे ये और वैद्यराज फार्मेसी की स्थापना की।
तो वैद्यराज जो फार्मेसी की स्थापना है वो इन्होंने ही की थी। 1916 में अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की भी स्थापना की। इनके मुख्य ग्रंथों के नाम ये हैं। और 1925 में इनका स्वर्गवास हो गया। फिर और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? डॉक्टर भास्कर गोविंद घाड़ेकर जी, तो ये इनका कार्यकाल 1900 से 1975 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। सुश्रुत संहिता पर इनकी टीका अत्यधिक लोकप्रिय हुई। इनकी टीका, सुश्रुत संहिता पर जो टीका थी इनकी, सूत्र स्थान, निदान स्थान एवं शरीर स्थान तक ही मिलती है। फिर प्रियव्रत शर्मा आ जाते हैं। प्रियव्रत शर्मा की बुक भी चलती है। तो इनका जो काल है वो 20वीं सेंचुरी है, 20वीं सदी है। चरक संहिता की अंग्रेजी में भी व्याख्या की है इनकी इन्होंने। कार्य क्षेत्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। और कुछ प्रमुख पुस्तकें ये है: द्रव्य गुण विज्ञान, आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, चरक चिंतन, वाग्भट विवेचन और चरक समज्ञा। ये था। अब देखो मेन मेन इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इंस्टीट्यूट कौन कौन से मेन है? एनआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ स्थित है? जयपुर में। स्टेबलाइज हुआ था 1976 7 फरवरी को। और बिफोर आयुष इट गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि MHFW, न्यू दिल्ली। तो आयुष मिनिस्ट्री बनी थी उसके पहले ये MHFW द्वारा, दिल्ली द्वारा ये गवर्न किया जाता था। टोटल सीट अभी कितनी है? टोटल 115 सीट है। फिर देखो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात। तो जामनगर गुजरात की बात हो रही है। तो ये 1954 में क्या हो गया, स्टार्ट किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिस सिस्टम एट जामनगर इन द ग्रेट बिल्डिंग नेम धनवंतरी मंदिर। ये जामनगर का जो भी है इतिहास वगैरह है, ये सारी चीजें देख लेना। फिर है कौन सा है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, BHU का। BHU के बारे में भी पूछता है। तो BHU में क्या है कि 1927 में सेपरेट आयुर्वेदिक कॉलेज इन वाराणसी फॉर्म हुआ था। फिर कोर्स कौन सा था? AMS। तो पहले क्या होता था, AMS चलता था, यहाँ पे कोर्स का नाम था। तो कैसे था एक बार देख लेते हैं। तो देखो 1927 में ये BHU वाला कॉलेज खुला था और AMS नाम की डिग्री होती थी। AMS यानी कि आयुर्वेदाचार्य इन मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद से फिर नाम चेंज हुआ और क्या हुआ कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, इंटीग्रेशन हुआ और बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया था। फिर उसके बाद से GAMS बन गया था, ये ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर लास्ट में BMS बन गया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी। थोड़ा थोड़ा देख लो इसके बारे में कि 1959 में क्या हुआ था, यूजी कोर्स ऑफ आयुर्वेदा वॉज सस्पेंडेड। यूजी कोर्स जो आयुर्वेदा का हो रहा था वो सस्पेंड हो गया था 1959 के बाद से। इट बिकम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस इन 1960। तो 1960 में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बन गया ये। फिर 1963 में PG कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें PG कोर्स स्टार्ट हो गया था। 1971 में नेम फिर से चेंज हो गया और इसका नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, IMS BHU। फिर उसके बाद से 1978 में इसके दो पार्ट हो गए, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ से आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन अलग हो गया था। फिर 1999 में क्या है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा यूजी कोर्स वाज रीस्टार्ट हो गया। 1999 में जो भी यूजी कोर्स था आयुर्वेदा का वो रीस्टार्ट हो गया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देख लो क्या क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा, प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक एजुकेशन विथ मॉडर्न टेक्निक एंड टूल्स। ये जितने भी है वो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स थे इनके। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ कि कैसे आयुर्वेद पूरे देश विदेश में फैला। तो सबसे पहले बौद्ध काल में भगवान बुद्ध थे। तो उन्होंने धर्म एवं आयुर्वेद को एक देश से दूसरे देश प्रचार प्रसार किया। भारत में विभिन्न देशों से यातायात वगैरह पहले होता ही था। तो उसके बाद से उस यातायात के थ्रू जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में दूसरे देशों से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे और यहाँ से बहुत सारे लोग वहां पे जाते थे। तो ये प्रचार प्रसार चलता रहता था। नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार वगैरह कैसे हुआ। तो पहले ये भारत का ही भूभाग था, नेपाल था। बाद में समय के साथ ये अलग हो गया, लेकिन आयुर्वेद का प्रचार प्रसार प्रारंभ में ही था। तो काठमांडू में राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। पंडित हेमराज शर्मा जो थे यहाँ के प्रधान बनाए गए। आयुर्वेद के ग्रंथों का प्रकाशन एवं अनुवाद करवाया। नेपाल आयुर्वेद की औषधियों का भंडार है। नेपाल सरकार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात भी करती है, अभी भी करती है। नेपाल के अनेक वैद्य जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक और पर स्नातक हैं। मिस्र में देख लेते हैं, मिस्र में कैसे हुआ प्रचार प्रसार।
तो मिस्र से भी भारत का पुराना ही संबंध रहा है। भारत से मिस्र में बहुत सारी वस्तुएं जाती थी, जैसे हाथी के दांत हो गया, सोना हो गया, चंदन हो गया, रत्न हो गया, बंदर, मोर आदि हो गए। उसके साथ साथ दालचीनी, पिपली, सुंठी आदि का भी उल्लेख जो है वो मिस्र के शास्त्रों में मिलता है। संभवतः भारत से ही निर्यात किया जाता होगा। फिर राजा सिकंदर के टाइम पे जो है वो वैद्यों की योग्यता एवं कुशलता से बहुत प्रभावित हो गए थे। अनेक अनेक पायदानों वगैरह पे नियुक्त किया था इन्होंने वैद्यों को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आ जाते हैं तो साम्राज्य, इनका जो साम्राज्य था वो सीरिया एवं फारस तक फैला हुआ था। आयुर्वेदिक औषधियों का मिस्र जैसे देशों के साथ आदान प्रदान होता था भारत का भी। फिर उसके बाद से मिस्र में अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान एवं कला का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया। श्रीलंका में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, तो श्रीलंका में कैसे प्रचार प्रसार हुआ? तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। तो अशोक जी ने, सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने अपने पुत्र पुत्री को आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया। अशोक स्वयं आयुर्वेद का पोषक था। रावण जो है वो भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। और रामायण में सुषेण वैद्य का उल्लेख भी मिलता है, तो सुषेण नामक वैद्य का उल्लेख रामायण में मिलता है। साथ ही गुप्त काल में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बुद्धदास नामक व्यक्ति ने भी किया है। फिर श्रीलंका की चिकित्सा जो है वो सिंघल देवराज, श्रीलंका की चिकित्सा को सिंघल देवराज कहा गया है। फिर ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट आ गया लास्ट जो है। ये कब पास हुआ था कि 10 अप्रैल 1940 को। फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुआ था 2008 को। ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट से भी क्वेश्चन बनता है। और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, डायग्नोसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस अप्लाइड टू ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफाइंग। यानी कि क्या करना था, इसको रेगुलेट करना था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है ड्रग एवं कॉस्मेटिक का। और क्या रेगुलेट करना था कि वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस बने, जो भी है डायग्नोसिस हो गया, मेडिकल डिवाइसेज वगैरह हो गया, इनका भी उपयोग वगैरह किया जाए। साथ ही जितने भी ब्यूटिफाइंग वगैरह प्रोडक्ट हो गए उनके बारे में था ये। फिर सेक्शन सेक्शन 16 के अनुसार क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग को मेंटेन करना था। साथ ही सेक्शन 17 के अनुसार मिस ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई कोई जो भी ब्रांड है वो क्या कुछ रहा है और उसके अंदर कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो मिस ब्रांडिंग ना हो। और क्या है, क्वालिटी वगैरह मेंटेन करें, इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लाना पड़ा। फिर है सेक्शन 27 के तहत फेक एवं हाँ, जो एडल्ट्रेशन किया जाता है, जैसे कुछ फेक प्रोडक्ट वगैरह या कुछ मिलावट वगैरह कर दिया जाता है, वो ना हो, उसके लिए सेक्शन 27 में प्रावधान है। फिर सेक्शन 22 में क्या है कि पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर का पावर क्या है। सेक्शन 23 में जो है वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर वगैरह बताया गया है कि कौन कौन सा जो प्रोसीजर वगैरह है वो ले, कौन कौन सा स्टेप है वो इंस्पेक्टर ले सकता है इंस्पेक्शन के दौरान। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह है, क्या क्या प्रोसीजर वगैरह फॉलो करना है उनको, और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये 22-23 में इनके बारे में बताया गया है। फिर कमेटियों के बारे में देख लो। कमेटी, तो देखो कमेटी, कुछ कुछ कमेटी बनाई गई और इनका जो सुझाव था या उद्देश्य क्या था, वो इन सारी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो पहली भोर कमेटी थी, डॉक्टर भोर द्वारा बनाई गई थी। मतलब ये मेन मेन मेंबर है। और कमेटी बहुत सारे लोग का संगठन था, उसमें मेन ये थे। 1945 में बोर कमेटी बनाई गई, जिसका जो सुझाव था क्या था, देसी चिकित्सा का अधिकार राज्यों को मिले, यानी राज्यों को देसी चिकित्सा का अधिकार मिले, ये भोर कमेटी का सुझाव था। फिर 1946 में चोपड़ा कमेटी बनी। कर्नल रामनाथ चोपड़ा जी इसे लीड कर रहे थे। समन्वयात्मक शिक्षा मूल सिद्धांत के का सुझाव दिया इन्होंने। फिर 1949 में पंडित कमेटी बनी, डॉक्टर CG पंडित, जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान की स्थापना। फिर 1955 में जो था दवे कमेटी बनी, दयाशंकर विक्रम दवे। इनका क्या सुझाव था, रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना हो, आईपीडी पर बेड्स हो। फिर है उडुपी उडुपू कमेटी, तो KN उडुपू थे, 1958 में थी। इनके सुझाव क्या थी, CCISM की स्थापना, मिक्स सिलेबस हो, MD क्लासेस हो, आयुर्वेद नेशनल पैथी घोषित कर दी जाए। फिर है संपूर्णानंद कमेटी, तो संपूर्णानंद कमेटी जो है वो 1958 में, फर्स्ट मीटिंग इन नैनीताल। फिर व्यास कमेटी हो गई, मोहनलाल व्यास, सन 1966। इनका जो उद्देश्य था शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम क्रम हो।
ये सारी चीजें थी। अब आप लोग का थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, 1 घंटा से ज्यादा, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करवा दिया मैंने। तो इतना पढ़ लोगे तो आराम से तुम लोग पास हो जाओगे। और बाकी देखो, इस ये सारी चीजें पढ़ लोगे, संहिता वगैरह अच्छे से क्लियर है, तो यहाँ पे भी तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट जो है, अगर फर्स्ट पेपर हो चुका है, तुम लोग का सेकंड पार्ट है, काफी स्कोरिंग होने वाला है, और अच्छे से स्कोर करो। बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह है, कोई भी चीज चाहिए, अगर ये सारी चीज नोट्स के पीडीएफ चाहिए, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी है इसकी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह है तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पार्ट 1 का जो भी है, वन शॉट लेक्चर मैंने पहले ही कंप्लीट करवा रखा है, वहां से जो भी है ग्रामर वगैरह का पोर्शन है, कवर कर सकते हो, देख सकते हो। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।